गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूक्रेन के संदर्भ में। और हम लोग देखेंगे कि जो यूक्रेन देश है उसकी स्थिति क्या है और ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है। इसके लिए हमें इसकी पृष्ठभूमि में देखना पड़ेगा और साथ ही साथ आर्थिक और जियोपॉलिटिकल महत्व को भी देखना पड़ेगा यूक्रेन के, और इसके सांस्कृतिक पहलू को भी देखना पड़ेगा, जहां से हमें वो महत्वपूर्ण कारण पता चलेंगे जिसकी वजह से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है। तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि जो यूक्रेन है वो उसकी स्थिति क्या है। तो आप देखेंगे कि ये यूक्रेन की लोकेशन है और ये है राजधानी कीव यूक्रेन की, जो कि इसके उत्तरी भाग में स्थित है। और अब हम लोग देखते हैं कि यूक्रेन की सीमा से सटे हुए वे कौन से राष्ट्र हैं जो इससे सीमा साझा करते हैं। तो उनमें आप देखेंगे, एक है ये बेलारूस, और दूसरा ये है पोलैंड, ये है स्लोवाकिया, और यहाँ ये हंगरी है, ये है रोमानिया, ये मोल्डोवा। इस तरह से आपने देखा कि ये यानी कि ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज हैं यूक्रेन से सीमा साझा करते हैं। और इसके पूर्व में आपको दिख ही रहा है कि रूस है और उसकी राजधानी है मॉस्को। मॉस्को जो है रूस की राजधानी है। अब हम लोग देखते हैं कि एक जल संधि है जिसका काफी महत्व है रूस और यूक्रेन दोनों की ही दृष्टि से, और उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ कर्च। स्ट्रेट ऑफ कर्च। कर्च जल संधि। और जो ये स्टेट ऑफ कर्च है, ये ब्लैक सी और एजो सी, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये वाला, ये है एजो सी। इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। और वहीं पर यूक्रेन के जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, जिसे क्रीमिया प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्रीमिया पेनिनसुला, उसे रूस के मुख्य भाग से अलग करने का कार्य करती है। ये वाला पार्ट है क्रीमिया। और आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो प्रेजेंट टाइम का जो वार चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। तो आपको जानना चाहिए कि जो यूक्रेन है वो एक समय सोवियत संघ का भाग रहा है।
और यूक्रेन सोवियत की जो स्थिति थी वो सोवियत संघ में रूस के बाद जो है दूसरी महत्वपूर्ण स्थिति रही है। और जो ये यूक्रेन है वो जब सोवियत संघ का 1991 ईस्वी में डिसइंटीग्रेशन यानी विघटन हुआ, यानी 1991 में इसको स्वतंत्रता मिली। और हालांकि ये स्वतंत्र देश है, लेकिन रूस जिसके प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट टाइम में व्लादिमीर पुतिन, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो सोवियत संघ के दौरान की स्थिति थी उसको फिर से बहाल किया जाए। और उसके लिए यहाँ पर एक चीज आपको समझना होगा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध रहा है उसके बाद पूरा विश्व जो है, करीब करीब पूरा विश्व दो पार्ट में बढ़ चुका था। और एक को लीड कर रहा था यूएसए यानी अमेरिका, और दूसरे को लीड कर रहा था सोवियत संघ। और उसमें आप देखेंगे कि जो ये यूरोप का जो पूर्वी भाग है उसके कई देश यहाँ पर सोवियत संघ के अंग हुआ करते थे। और इन दोनों ने ही, यानी यूएस लेड नाटो, जो कि एक मिलिट्री अलायंस था, है भी, और उसी के उसी से मिलता जुलता, यानी कि उसकी कार्यशैली से मिलता जुलता सोवियत संघ ने भी एक मिलिट्री अलायंस बनाया जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। तो हालांकि आप देखेंगे कि 1991 में आर्थिक गिरती हुई आर्थिक स्थिति के चलते सोवियत संघ का विघटन हुआ, और जो भी इसके पार्ट रहे वो, यानी जो भी कंट्रीज इसके पार्ट रहे वो इससे अलग हो गए। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि व्लादिमीर जो पुतिन है वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो पूर्व में सोवियत संघ का प्रभाव रहा है उसे पुनः प्राप्त किया जाए। और ऐसे में एक चीज आप देखेंगे कि जो यूएस लेड नाटो है वो 1949 में क्रिएट हुआ था। और नाटो जिस समय बना उसमें 12 मेंबर थे, और आज हालांकि 30 सदस्य हैं। और 1991 में जो है डिस इंटीग्रेशन के समय, सोवियत संघ के डिस इंटीग्रेशन यानी विघटन के समय, रूस को ये सांत्वना दी गई थी कि रूस की नाटो जो है, नाटो की तरफ से किसी भी प्रकार की असुरक्षा रूस के लिए पैदा नहीं की जाएगी। लेकिन आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि करीब 30 देश इसमें जो है नाटो में है, तो स्वाभाविक रूप से उसका विस्तार किया गया है। और रूस इससे काफी चिंतित है
रूस का कहना है कि 1991 की जो स्थिति है उसको बरकरार रखा जाए, और इसके लिए नाटो क्या करे, अपना जो सैन्य जमाव है ये पूर्वी यूरोप की तरफ उसको कम करे, और जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनको ये आप देख रहे हैं, ये वाला पोलैंड, और ये है आपका चेक रिपब्लिक, ये है चेक रिपब्लिक। इन दोनों ही क्षेत्रों में नाटो की योजना है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को जो है स्थापित किया जाए, इंस्टॉल किया जाए, ताकि रूस की जो इंटरकॉन्टिनेंटल यानी इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स हैं उनको रोका जा सके। तो रूस की जो आपत्ति है इसको भी लेकर है कि ऐसा ना किया जाए ईस्टर्न यूरोप की तरफ। और दूसरी चीज कि 2008 में नाटो का प्लान था कि यूक्रेन को इसमें नाटो में शामिल किया जाए। तो इसको लेकर जो है रसिया, इसको लेकर भी जो है रसिया की आपत्ति है कि हमें जो है मतलब रिटर्न लिखित में दिया जाए, हमारी जो है सुरक्षा कि हमारी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। और क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे कि जो नाटो है, नाटो चाहता है कि ये यहाँ पर आपको देखेंगे ये जो ब्लैक सी है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ एक कंट्री है उसका नाम है जॉर्जिया। जॉर्जिया, और यूक्रेन के साथ साथ जॉर्जिया को भी अ, ये जो है नाटो यानी यूएस जो है नाटो में शामिल करना चाहता है, और इन दोनों को ही लेकर जो है रूस की आपत्ति है। तो अभी तक हमने देखा कि जो है वे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से रूस रूस के एग्रेशन में वृद्धि हुई, और उसके चलते जो उसने यूक्रेन पर आक्रमण किया। और आगे हम लोग देखते हैं, एक चीज आप देखेंगे कि हालांकि आप देखेंगे कि इतने ऑब्जेक्शन के बावजूद, यानी रूस द्वारा इतने ऑब्जेक्शन के बावजूद यहाँ पर यूएस लेड जो नाटो है उसने इसका संज्ञान ठीक से नहीं लिया। यूएस जो है एक पॉलिसी को फॉलो करता है जिसका नाम है ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी, ये पॉलिसी जो है नाटो द्वारा फॉलो की जाती है। इसी के तहत जो है यानी फ्यूचर में जिन राष्ट्रों को ये समझते हैं कि इनको नाटो में शामिल किया जाना चाहिए उनको शामिल किया जाता है। और ओपन डोर पॉलिसी का जो है जो रूस है वो विरोध करता रहा है। लेकिन यूएस ने यूएस का कहना है कि ओपन डोर पॉलिसी को हम क्लोज नहीं करेंगे, उसको जारी रखेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि जो मिलिट्री यानी सैन्य जमाव है, और जो ये आप देखेंगे यहाँ पर कि जो एक्सरसाइज है यानी जो सैन्य अभ्यास है
उनको लेकर के यूएस जो है बातचीत करने पर तैयार था कि इस पर हम लोग बात करेंगे कि इसको कम किया जा सकता है, लेकिन ओपन डोर पॉलिसी पर उसने किसी भी प्रकार का जो है मतलब किसी भी प्रकार का जो है ऐसा पॉइंट नहीं दिया रूस को जिससे कि रूस संतुष्ट हो सके। तो ये भी एक रीजन है जिसके चलते आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे तनाव बढ़ता गया और उसने यूक्रेन पर आक्रमण किया। और एक चीज आप देखेंगे इसके जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, तो यूक्रेन के एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे जिनका नाम था जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन जोसेफ स्टालिन जो है इसके रूस के प्रेसिडेंट थे और सोवियत संघ जिस समय था उस समय प्रेसिडेंट थे। और इन्होंने क्या किया था कि जो रूसी मूल के लोग थे उनको ये ईस्टर्न यूरोप में लाकर बसा दिया था। और क्योंकि यहाँ पर जो है जैसा कि हमने कहा कि आर्थिक स्थिति गिरती जा रही थी लगातार सोवियत संघ की, ऐसे में जो सोवियत संघ के पार्ट थे कंट्री, उनमें कहीं ना कहीं जो है रिवॉल्यूशन की संभावनाएं बढ़ती जा रही थी। तो ऐसे में जो है उस रिवॉल्यूशन को कमजोर करने के लिए, क्योंकि जो है आप देख रहे हैं सेकंड बिगेस्ट कंट्री ऑफ सोवियत यूनियन है ये यूक्रेन, तो ऐसे में इस रिवॉल्यूशन को कमजोर करने के लिए जोसेफ स्टालिन ने रशियन मूल के लोगों को यहाँ पर बसने का सुझाव दिया था और वो लोग आकर बसे भी। यही वजह है आप देखेंगे कि जो ये यूक्रेन है ये आज दो पार्ट में बटा हुआ है। यानी क्योंकि आप देख रहे हैं कि रशियन मूल के लोग सोवियत एरा से ही आकर यहाँ पर बसे हुए हैं, ऐसे में जो इसका पूर्वी भाग है और जो दक्षिणी भाग है ये दोनों ही पार्ट जो प्रो रशियन है, यानी रशिया को सपोर्ट करते हैं, रशियन पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। और जो वेस्टर्न पार्ट है ये यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यूरोप है यूरोप को सपोर्ट करता है, यानी कि यूएस लेड नाटो और वेस्टर्न यूरोप यानी यूरोपियन यूनियन जो है उसकी पॉलिसीज को सपोर्ट करता है। और ये भी एक मेजर रीजन है जो आप देख रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर यूक्रेन पर रूस के आक्रमण करने का, वो जो है यूएस लेड नाटो का जो प्रभाव क्षेत्र है वो लगातार यहाँ पर जो है ईस्टर्न यूरोप में बढ़ता जा रहा है। और यही कारण रहा कि जब जॉर्जिया को शामिल करने की बात नाटो ने किया, उस समय व्लादिमीर पुतिन ने जॉर्जिया पर भी आक्रमण किया और कुछ पार्ट को कैप्चर कर लिया। और उसके बाद आप देख रहे हैं यूक्रेन यूक्रेन में आप देखेंगे कि 2014 से पहले तक की स्थिति आप देखेंगे, उस समय एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे जिनका नाम था विक्टर यानुकोविच। विक्टर यानुकोविच यानुको विक्टर यानुकोविच जो है ये प्रो रशियन थे, यानी रशिया के सपोर्टिव थे। ऐसे में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने नाटो का पार्ट बनने से इनकार कर दिया था। और उस समय आप देखेंगे कि इस समय तक आप देखेंगे, चूंकि विक्टर यानुकोविच आप देखेंगे 2014 से पहले तक, तो चूंकि प्रो रशियन थे, रशियन पॉलिसी के सपोर्टर थे, तो ऐसे में रसिया को कोई प्रॉब्लम नहीं थी यूक्रेन से।
लेकिन विक्टर यानुकोविच के जो विरुद्ध यूएस लेड नाटो है और वेस्टर्न जो यानी ये यूरोपियन यूनियन है, इन लोगों ने एक तरीके से इनके खिलाफ चलने वाले रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया। यानी और जिस रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया उसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि विक्टर यानुकोविच को हटना पड़ा अपने प्रेसिडेंट के पोस्ट से। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो विक्टर यानुकोविच है, विक्टर यानुकोविच ने सपोर्ट किया था यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का, जो कि रूस द्वारा तैयार किया गया है। यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और ये जो यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी एफटीए। और विक्टर यानुकोविच के नेतृत्व में यूक्रेन तैयार था इसका पार्ट बनने के लिए। और हालांकि ये जो है यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इस समय यूरेशियन कस्टम यूनियन में तब्दील हो गया है, लेकिन विक्टर यानुकोविच की हटने के बाद जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया, यानी इसका पार्ट बनने से इनकार कर दिया। तो ये भी एक वजह है रूस के आक्रमण करने के पीछे, क्योंकि जो ये यूक्रेन आप देखेंगे कि सांस्कृतिक रूप से ये जो है रसिया के ज्यादा करीब है। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि दूसरा सोवियत संघ में जो दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र रहा है, तो इसका जो आप देखेंगे यानी कृषि के मामले में और उद्योग के मामले में, इन सब आधार पर आप देखेंगे तो जो है यूक्रेन काफी महत्व रखता है। तो ऐसे में जो यूक्रेन की मार्केट है वो रूस के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती थी, यानी रूस की अर्थव्यवस्था को काफी बल प्रदान कर सकती थी। तो हम लोग अन्य और महत्वपूर्ण कारणों पर बात करते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं, उन्होंने अपनी सहमति दर्शाई है यूरोपियन यूनियन से एग्रीमेंट की। और जो यूएस है यानी अमेरिका की जो कंपनियां हैं, जेलेंस्की चाहते हैं कि वो अमेरिका की कंपनियां यूक्रेन में आकर के गैस और जो यानी गैस जो रिजर्व हैं उनमें उनको जो है डेवलप करने का कार्य करें। और ये दोनों ही चीजें उनको यानी व्लादिमीर पुतिन को पसंद नहीं है, क्योंकि रसिया आप देखेंगे तो गैस और पेट्रोलियम यानी खनिज पदार्थ का काफी बड़ा सप्लायर है पूरे विश्व में। और जो यूरोप है इसकी नियर अबाउट 40% की जो गैस की आपूर्ति है वो रसिया से ही की जाती है। और आप देखेंगे अगर जो है यूक्रेन यूरोपियन यूनियन और यूएस के प्रभाव क्षेत्र में रहता है, तो ऐसे में रूस की जो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है, इन सब की आपूर्ति कम हो जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे कि ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला ये है जर्मनी। और जर्मनी ने रूस से एक जो है पाइपलाइन पर समझौता किया है जिसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन।
नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन और इस पाइपलाइन को जो है जर्मनी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जर्मनी ने हालांकि इसको लेकर इसको रूस को वार्न भी किया था कि वो जो यूक्रेन पर अटैक ना करें, नहीं तो इसको जो रद्द कर दिया जाएगा। और इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर होल जो आप देख रहे हैं कि एक मतलब सामने जो निकल कर आ रहा है पॉइंट, वो ये है कि यूक्रेन जो है एक तरीके से देखेंगे आप वेस्टर्न और ईस्टर्न, यानी यूरोप और अमेरिका एक साथ, और दूसरे रसिया आप देख रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो है एक तरीके से पावर, यानी कि पावर को, यानी कि यूक्रेन को अपने अंडर में रखने का प्रयास ही यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि युद्ध को जन्म दिया है। और एक समझौते पर न पहुंच पाने, यानी डिप्लोमेटिक फेलियर भी आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो डिप्लोमेटिक फेलियर है वो भी महत्वपूर्ण कारण रहे हैं कि कोई भी कूटनीतिक प्रयास सफल नहीं हुआ, जिसके चलते जो आप देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है। और एक चीज हमने पहले बात की है नाटो की, कि नाटो बराबर जो अपना विस्तार करता जा रहा है, जो कि रूस के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और ऐसे में आप देखेंगे जो पूर्व में सोवियत संघ के पार्ट हुआ करते थे जो कंट्री, यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है आपका एस्टोनिया, लाटविया, और ये है लिथुआनिया, ये तीनों। और यहाँ पर आप देखेंगे ये है पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, और ये आप देखेंगे हंगरी। एक समय में ये सारे ही जो है इसके सोवियत संघ के पार्ट हुआ करते थे, लेकिन आज ये सभी नाटो के सदस्य बन चुके हैं। तो ये भी जो है रूस के लिए एक चिंता का विषय है कि नाटो जो है लगातार विस्तार करता जा रहा है। और चूंकि आपको जानना चाहिए कि नाटो जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी के सिद्धांत पर काम करता है, यानी अगर एक राष्ट्र पर हमला हुआ तो नाटो के सभी सदस्य मिलकर जो है उसका उसका सामना करेंगे। ऐसे में जो है रूस के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है, और इसीलिए रूस नहीं चाहता कि जो है यूक्रेन को नाटो में का सदस्य बनाया जाए। और इसीलिए रूस ने कहा है कि यूएस हमें श्योर करे कि यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य नहीं बनेगा और न ही जॉर्जिया बनेगा। लेकिन यूएस ने इनकार कर दिया है कि हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। और यूएस ने कहा है कि हमारी जो ओपन डोर पॉलिसी, यानी नए सदस्य बनाने की जो रणनीति है, उस पर हम लगातार चलते रहेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इन सारी वजहों से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है, ऐसे में आप देखेंगे कि जो है ये यूक्रेन दो पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट जो है आपको रशिया को सपोर्ट करता हुआ दिखेगा, दूसरा पार्ट जो है आपको वेस्टर्न कंट्रीज यानी यूएस और यूरोप को सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। तो रूस द्वारा जो है यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट में जो विद्रोह चल रहा है, उसको जो है उसके लिए जो है यानी रसद आपूर्ति है वो प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो ये विद्रोह यानी कि और भी उग्र हो सके और रशिया को अपना प्रभाव जमाने में जो है मदद मिल सके। इन्हीं सब के चलते आप देखेंगे कि 2014 में ये वाला जो पार्ट, क्रीमिया का पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला 2014 में रूस ने क्रीमिया पर आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में ले लिया है। और क्योंकि आप देखेंगे जो ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी यहाँ पर आप देखेंगे कि मरमरा सी है, और इस मरमरा सी से होकर आप देखेंगे ये वाला मरमरा सी,
यहाँ से होकर के जो भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी से होकर के आप देखेंगे अटलांटिक ओशन में जो मैरीटाइम रूट मिलता है रूस को, उससे इसके व्यापार और सैन्य दृष्टि से इसे काफी मदद मिलती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक काफी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा जो कि कारण बने हुए हैं इस रूस और यूक्रेन युद्ध के। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो एक फिनलैंड है, ये आप देख रहे हैं, ये कंट्री फिनलैंड, फिनलैंड आप देखेंगे कि फिनलैंड की जो डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी है वो एक तरीके से जो रेगुलेट की जाती है रूस के द्वारा। और ऐसे में आप देखेंगे कि 1948 में फिनलैंड ने जो है सोवियत संघ से एक समझौता किया था, एक एग्रीमेंट किया था, और जिसके द्वारा वो जो है न्यूट्रल रहता है, यानी कोल्ड वार के दौरान भी वो न्यूट्रल रहा है। लेकिन और इस तरीके से आप देखेंगे फिनलैंड को काफी अनुभव है कि एक जो है ग्लोबल पावर के अंडर में किस तरीके से अपना अस्तित्व बनाए रखना है। और इसीलिए जो है एक पॉलिसी पर चर्चा की जाती है, फिनलैंडाइजेशन ऑफ यूक्रेन, और इसी पॉलिसी को जो है जो व्लादिमीर पुतिन है वो यहाँ पर लागू करना चाहते हैं। फिनलैंडाइजेशन ऑफ यूक्रेन, यानी जिस तरीके से फिनलैंड से समझौता किया गया उसी तरीके से यूक्रेन से भी समझौता हो, और यूक्रेन की जो डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी है वो एक तरीके से रेगुलेट की जाए इनके द्वारा। और जैसा कि हमने बताया कि जो है यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है वो प्रो रशियन है। ऐसे में जो है 2014 से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट में रशिया द्वारा बराबर जो है सैन्य और आर्थिक सपोर्ट के द्वारा यहाँ पर विद्रोह को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि ये पार्ट इसके जो है अंतर्गत ही कार्य कर सके। और इसी कड़ी में आप देखेंगे कि 2014 में जब रूस ने जो है इस पर अटैक किया, तो उसके बाद ये साउथ ईस्ट में जो आप देखेंगे जो विद्रोही क्षेत्र हैं, जिनमें आपको एक ये वाला मिलेगा, ये वाला, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों ही डोनाबास रीजन के पार्ट हैं। और ये है लुहान्स्क, और ये वाला पार्ट है, ये पार्ट आपको, इसका नाम है डोनेट्स, और ये दोनों ही पार्ट जो है मिल करके डोनाबास रीजन कहलाते हैं। जिसको आप देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में रूस ने जो है एक तरीके से फ्री कंट्री की मान्यता दे दी है, और इन दोनों ही रीजन में जो है रूस का स्वाभाविक सी बात है प्रभाव क्षेत्र है। अब हम लोग देखते हैं कि और ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कारण है जिसके चलते जो है ये स्थिति यहाँ तक पहुंची। तो आप देखेंगे कि एक एग्रीमेंट हुआ था यहाँ पर, मिन्स्क सेकेंड एग्रीमेंट, मिन्स्क सेकेंड एग्रीमेंट, जो कि रूस, यूक्रेन और जो ईस्टर्न पार्ट के जो विद्रोही क्षेत्र हैं उनकी लीडरशिप के द्वारा किया गया था। मिन्स्क सेकेंड एग्रीमेंट, इसके द्वारा प्रयास किया गया था कि जो ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट है वहां पर, यानी सैन्य और आर्थिक सुधार करके यहाँ का जो विद्रोह है उसको शांति में तब्दील किया जा सके। लेकिन आप देखेंगे कि मिन्स्क सेकेंड एग्रीमेंट को जो है, क्योंकि आप देखेंगे 2014 के बाद से जो है यूक्रेन की जो लीडरशिप है वो जेलेंस्की के हाथों में है, तो उन्होंने इसको जो है यानी सही तरीके से लागू करने का प्रयास नहीं किया, और जिस वजह से भी यहाँ पर जो अस्थिरता लगातार बनी रही,
और आज उसको आप देख रहे हैं कि वो जो युद्ध के रूप में तब्दील हो चुकी है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये यूक्रेन यानी यूक्रेन की जो है सिक्योरिटी, यानी इसकी सुरक्षा, इसकी जो है स्वतंत्रता, इसकी सॉवरेनिटी और इसकी यानी इसकी संप्रभुता, इन सब को लेकर के इसको जो है एश्योर किया गया था यूएस और यूके के द्वारा कि हम लोग जो है यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिसीजन लेंगे अगर जो है ये रसिया जो है कोई भी एग्रेशन आक्रमण करता है, तो एक तरीके से देखेंगे कि यूक्रेन को जो है वेस्टर्न पावर ब्लॉक और यूएस के द्वारा जो प्रोत्साहन मिलता रहा, जिसके चलते भी जो है यूक्रेन ने मिन्स्क सेकेंड एग्रीमेंट पर जो है सही तरीके से जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, और ऐसे में रूस के लिए एक तरीके से भड़काने का कार्य होता रहा। और प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं कि दोनों ही पीछे हट गए, यूके और यूएस। और दूसरी चीज कि एक बुडापेस्ट कन्वेंशन है, बुडापेस्ट कन्वेंशन वो भी एक फेलियर ही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बुडापेस्ट मेमोरेंडम, बुडापेस्ट मेमोरेंडम और बुडापेस्ट मेमोरेंडम में भी जो है यूक्रेन की जो संप्रभुता है और यूक्रेन की जो स्वतंत्रता है उसको लेकर के जो है यूएस और सोवियत संघ दोनों ने ही एश्योर किया था। लेकिन आप देख रहे हैं कि बुडापेस्ट मेमोरेंडम का भी पालन नहीं किया गया, जिसके चलते भी ये स्थिति यहाँ तक पहुंची है। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका नाम है नॉर्मैंडी फॉर्मेट। नॉर्मैंडी फॉर्मेट नॉर्मैंडी फॉर्मेट आप देखेंगे एक तरीके से डिप्लोमेटिक एफर्ट था और एक इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक ये जो है प्रयास था। लेकिन ये भी जो है आप देखेंगे यानी ये प्रयास इसलिए था ताकि जो है यूक्रेन रसिया के एग्रेशन को, रसिया के जो है यानी उसकी आप कह सकते हैं कि यूक्रेन को लेकर जो उसके तनाव है उसको कम किया जा सके, उसके लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट यानी अनौपचारिक रूप से किया जा सके। लेकिन जो है नॉर्मैंडी फॉर्मेट भी आप देख रहे हैं ये भी एक तरीके से फेल ही हुआ है, और इसका फेलियर भी यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण करने का एक महत्वपूर्ण कारण है। और एक चीज आप और देखेंगे कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन में आप देखेंगे कि नॉर्थ में एक चेरनोबिल स्थान पड़ता है यहाँ पर, और चेरनोबिल में जो है एक परमाणु आपदा हुई थी यानी न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन में महत्वपूर्ण जो परमाणु प्रतिष्ठान यानी कि परमाणु जो हथियार थे सोवियत एरा के दौरान उस समय यहाँ पर थे। लेकिन एक एग्रीमेंट के द्वारा यहाँ से यूक्रेन से जो है इन हथियारों को जो सोवियत संघ ने ले लिया, और उसने जो है एश्योर किया था कि जो है हम आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे जो है तो यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन ने परमाणु हथियार को त्याग कर दिया था, और आज शायद अगर परमाणु हथियार इसके पास होते तो ये स्थिति नहीं होती कि तुरंत जो है रशिया द्वारा उस पर अटैक कर दिया जाता। तो परमाणु हथियार को लेकर के जो इसकी पॉलिसी रही है, जो इसकी नीति रही है उसको त्याग करने की, उसका भी एक कारण है कि तो ये जो है डिटरेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो पाए। अब हम लोग देखते हैं कि
जो है साउथ ईस्टर्न पार्ट आप देख रहे हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग दृष्टि से, यानी उद्योग की दृष्टि से ये काफी जो है महत्वपूर्ण प्लेस है। और ऐसे में यानी आपने हमने पहले भी देखा कि एग्रीकल्चर, उद्योग और यानी व्यापार की दृष्टि से जो महत्व है यूक्रेन का, उसके चलते भी जो है रसिया अपना इस पर प्रभाव बनाए रखना चाहता है। क्योंकि जो वेस्टर्न सैंक्शन है, पूर्व में जो यूएस और यूरोप द्वारा जो इस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसके चलते जो इकोनॉमी में इसकी जो है गिरावट आई है, उसकी भरपाई के लिए भी ये चाहता था कि जो है यूक्रेन उसका पार्ट बने यूरेशियन कम्युनिटी का, और इससे जो है उसको एक बड़ा मार्केट मिल जाता अपनी वस्तुओं को निर्यात करने का। लेकिन यूक्रेन ने जो है जेलेंस्की के प्रेसिडेंटशिप में 2014 के बाद से बनने से इनकार कर दिया। तो लगातार आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर दो ब्लॉक बने हुए हैं, यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न, उसमें देख रहे हैं कि ईस्टर्न आप जो है रशिया को सपोर्ट कर रहा है, वेस्टर्न जो है उसको इस यूरोपियन यूनियन और यूएस लेड नाटो को सपोर्ट कर रहा है। तो इनके बीच का जो टसल है, मैक्सिमम बिंदुओं पर हम देख रहे हैं कि उस टसल का ही परिणाम है जो है धीरे धीरे वो इस स्थिति तक पहुंचा। इसकी बाउंड्री से लगे हुए जो सैन्य जमाव है रशिया के द्वारा जो किए गए हैं, वो पिछले कई महीनों से किए जा रहे थे, और रूस का यही कहना था कि ये जो है केवल अपनी सुरक्षा की दृष्टि से किए जा रहे हैं। लेकिन जो है ये जितने भी हमने कारण अभी तक बताए हैं, उनके चलते जो है रूस इस स्थिति में पहुंचा कि उसने इस पर आक्रमण किया। और दूसरी चीज कि पूर्व में जो सैंक्शन लगाए गए हैं, यानी जो इकोनॉमिकल सैंक्शन है, यानी आर्थिक प्रतिबंध, इकोनॉमिकल सैंक्शन जो यूएस और यूरोप के द्वारा लगाए गए हैं, उनके चलते जो है इसकी अर्थव्यवस्था रूस की काफी डगमगा गई है। और ऐसे में आप देखेंगे कि ऐसे में भी ये चाहता था कि जो यूक्रेन उसका पार्ट बने, और इकोनॉमिकल सैंक्शन के चलते, और दूसरी चीज कि एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो वार्सा पैक्ट था। वार्सा पैक्ट हमने कहा एक मिलिट्री अलायंस था सोवियत यूनियन का, अपने साथ रहने वाले देशों के साथ। सीएसटीओ, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि वार्सा पैक्ट के खत्म होने के बाद जो अस्तित्व में आया, रूस चाहता था कि जो है यूक्रेन इसका पार्ट बने, लेकिन यूक्रेन ने इसका पार्ट बनने से इनकार कर दिया। ये भी एक महत्वपूर्ण रीजन है कि जिसके चलते जो है रूस ने आज रूस रूस इस स्थिति पर पहुंचा कि वो इस पर आक्रमण करने की हिम्मत किया। एक सबसे महत्वपूर्ण जो स्ट्रेटेजिक रीजन है, यानी रणनीतिक रीजन, कि रूस व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में लगातार, यानी आप देखेंगे कि जॉर्जिया पर उसने आक्रमण किया, और जो आप देखेंगे अजरबैजान में एक स्थिति बनी उत्पन्न हुई, वहां पर जो है मध्यस्थता का कार्य किया।
उसके बाद आप कजाकिस्तान में देखेंगे, वहां पर भी जो है उसने यानी एक सैन्य प्रयास के द्वारा वहां की लीडरशिप में हस्तक्षेप किया। उसके बाद आप देखेंगे इन सब यानी इंसिडेंट से रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये जान लिया था कि अगर हम यूक्रेन पर आक्रमण करेंगे तो नाटो लेड अलायंस जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और इस समय की जो आर्थिक स्थिति है पूरे वर्ल्ड की, उसमें उसने भी इनको जो है एक तरीके से इम्पिटस दिया, यानी प्रोत्साहित किया रूस को, जिसके चलते रूस ने यहाँ पर आप देख रहे हैं यूक्रेन पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। इन सारी वजहों में जो आप देखेंगे वो सबसे बड़ी जो व्लादिमीर पुतिन के माइंड में चलने वाली वजह यह है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज और जो है यूएस ने सैंक्शंस यानी प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध और अन्य तरीके के प्रतिबंध इनके इनके यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट, इनके व्यापार, इनके उद्योग, इन सब चीजों पर, निर्यात पर जो लगाए थे, क्रीमिया अनेक्सेशन यानी क्रीमिया के अनेक्सेशन के बाद आपने देखा कि G8 को यानी G8 को जो है G7 में तब्दील कर दिया गया था और रूस को जो है इससे अलग कर दिया गया था। तो इस अटैक के द्वारा एक तरीके से व्लादिमीर पुतिन जो है बार्गेनिंग करना चाहते हैं इस वेस्टर्न कंट्रीज से यानी यूरोप से और अमेरिका से, और वो चाहते हैं कि जो पूर्व में सैंक्शन लगाए गए जिसके चलते उनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, उन सैंक्शंस को इन्हीं दबाव के अंतर्गत यानी यूक्रेन पर आक्रमण के अंतर्गत जो उन सैंक्शन को हटवाया जा सके। और एक चीज आप देखेंगे कि जो यूरोप है, यूरोप एनर्जी के मामले में रसिया पर काफी निर्भर हो चुका है और इस हद तक निर्भर हो चुका है कि रूस चाहता है कि जो है अमेरिका अगर चाहता भी है कि रूस पर प्रतिबंध लगाए जाए तो यूरोप जो है खुलकर उसका समर्थन नहीं कर पाता है, क्योंकि इनकी जो ऊर्जा की निर्भरता है वो रूस पर बड़े पैमाने पर है, लगभग लगभग आप 50% कह सकते हैं। और ऐसे में जो है आप देखेंगे कि ये सारे रीजन हैं जिन्होंने रसिया को यहाँ पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इस तरीके से, और एक चीज आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आक्रमण 2014 में इन्होंने किया था, हालांकि उसको इन्होंने कहा कि हम अपने पोर्ट की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा कर रहे हैं, और लेकिन जो है यहाँ पर क्रीमिया में जो है रशियन मूल के काफी लोग रहते हैं और उनके सिक्योरिटी की दृष्टि से इन्होंने कहा कि हम ऐसा कर रहे हैं। और एक चीज यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो क्रीमिया 2014 में जो क्रीमिया का अनेक्सेशन है, जो क्रीमिया पर कब्जा किया रूस ने, उससे भी जो है ईस्टर्न पार्ट जो है उसमें चलने वाले विद्रोह को काफी बल मिला, क्योंकि वो उनको लगा कि अगर जो है इस विद्रोह को और आगे बढ़ाया जाए तो ऐसे में जो है रूस हमारा कहीं न कहीं आकर के उसका सपोर्ट करेगा। और जैसा कि रूस ने किया भी, उसके बाद से लगातार रूस ने यहाँ पर जो है हथियार और आर्थिक मदद पहुंचाई, जिसके चलते जो है यूक्रेन में जो आप देखेंगे जो गतिरोध है, जो आप देखेंगे यानी वेस्टर्न और ईस्टर्न ब्लॉक की जो एक दूसरे के समक्ष जो है लड़ाई है, उसमें और इजाफा हुआ, जिसके चलते आप देखेंगे कि स्थिति यहाँ तक पहुंची। अब इसके बाद जो है हम लोग हालांकि आने वाले नेक्स्ट एक पार्ट में और बात करेंगे
और उसमें बात करेंगे कि प्रेजेंट टाइम में एक्शंस कौन कौन से लिए जा रहे हैं इनके द्वारा, यानी यूरोपियन यूनियन और जो है यूएस के द्वारा, जिसके चलते जो है आर्थिक और यानी कि पूरे वैश्विक स्तर पर और जो है रशिया को क्या नुकसान हो रहा है, और दूसरी चीज कि वे कौन से स्टेप्स लिए जाने चाहिए जिससे कि इस स्थिति से निपटा जा सके। धन्यवाद आप लोगों का।